सर वो फिल्टर में चला गया था गलती से वीडियो ऑन करने की नहीं जगह। अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम लोग कौन सा था ये मैं जो करूँ चेंज? कर ले, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। तो कौन सा वो था यार, भूल गया मैं यार, ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज कौन सी थी रजत, जो ब्लैक एंड व्हाइट में है पूरी सीरीज? पता नहीं। परीक्षा बता रही है, परीक्षा कौन सी है? चार्ली चैपलिन। अरे नहीं नहीं, इतनी पीछे नहीं गया हूँ मैं। अभी आज की डेट पे जो ब्लैक एंड व्हाइट में, कोटा फैक्ट्री, सर कहाँ से कोटा आवाज आई है? फैक्ट्री। किसने बोला? अरे अवनी सर ने मैं बोला। देख रहा था किसको पता है, कौन बताएगा। कोटा फैक्ट्री देखा हुआ है तुम लोगों ने? यस सर। तो दोनों सीजन देख लिए अपनी? दोनों सीजन। हाँ सर, आते ही खत्म। हाँ जी, और कोई किसी ने देखा है कोटा फैक्ट्री? परीक्षा सीजन 1 देखा था। सीजन 1 देखा था? और परीक्षा तूने सीजन 1 देखा है, दोनों देखे हैं? सीजन 1 देखा है, ओके। तो गाइज जब टाइम मिले, अभी नहीं, पेपर वेपर का अभी तो फिलहाल फोकस करो पढ़ाई पे, लेकिन जब टाइम मिले देखना, अच्छी है, अच्छी सीरीज है। मतलब नॉट फ्रॉम अ सीरीज पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। और आप लोग जिन्होंने देखा है, आई एम श्योर दे विल वाउच के आप लोग रिलेट करोगे अपने से। चाहे हालांकि वो आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन चाहे आईआईटी का स्टूडेंट हो चाहे 11th क्लास का स्टूडेंट हो यार, जो प्रेशर जिस तरीके का आज की डेट पे है, वो आईआईटी और 11th में भी कम नहीं है ना। तो आप लोग रिलेट करोगे कि हाँ किस तरह के प्रेशर से एज अ स्टूडेंट हम लोग गो थ्रू करते हैं, ठीक है, और क्या क्या डिफिकल्टीज फेस होती है, एंड देन हाउ यू शुड रिएक्ट टू दो सिचुएशन। सो वेर एवर यू विल वॉच दैट, देखना। पर मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ योर टाइम, जब भी टाइम बनेगा सही तब देखना। पर जब भी देखोगे ना, तो एक चीज माइंड में रख के देखना, टू लर्न समथिंग, ठीक है, क्लियर? जब भी देखोगे तो इस ऑब्जेक्टिव से जरूर देखना, एंजॉय करना। बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है, एंड मेरे को भी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने आते ही जैसे सेकंड सीजन आया मैंने भी खत्म कर दिया। हाँ जी, चलो। तो आते हैं जरा वापस, अगेन अपनी अपनी प्रायोरिटीज है भाई। जिस समय मेरे पास ये आया था सेकंड सीजन, उस समय मेरे लिए और इतनी प्रायोरिटीज वाली चीजें नहीं थी, तो मैं कर सकता था। तो यू हैव टू डिसाइड अपॉन योर ओन प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट। पढ़ाई वापस आते हैं। तो प्रोविजन वाला मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। तो भैया ये कंटिजेंट लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में? तो मैंने अभी आपको बताया कंटिजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यानी इसकी कोई एंट्री नहीं होती। हाँ, इसको हम एक नोट दे देते हैं, सिर्फ एक नोट। तो आप जब नोट्स बनाते हो, नोट्स टू अकाउंट्स लिखते हो, तो वहां पे एक ही नोट दे देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नोट देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है निशात? हैंड रेस करो निशात। The court case pending at CITA for dispute against warrant. राइट, इसको मैं पूरा समझा देता हूँ क्या लिखा है। कोर्ट केस पेंडिंग, कोर्ट केस पेंडिंग है अभी आपका, जिसमें डिसीजन नहीं हुआ है। कहाँ पे? एट सीआईटी अपील, ये होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, ठीक है। अगेन आपको समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए था। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो अपीलेट अथॉरिटी होती है, वहां पे आपने कहीं अपील कर रखी है, वहां पेंडिंग है फॉर डिस्प्यूट अगेंस्ट वारंटी क्लेम। किसी ने वारंटी का क्लेम डाला है, उसको आपने डिस्प्यूट कर रखा है। अब पता नहीं हमारे फेवर में आएगा कि अगेंस्ट आएगा। तो अगर हमें ये नहीं पता है, तो ये क्या बन गया? कंटिजेंट लायबिलिटी। तो आपको ये नोट्स में दिखाना होता है। और क्यों दिखाना होता है? क्योंकि आपका एक फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल कहता है कि जितनी भी मटेरियल आइटम है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको बतानी चाहिए। तो आपको ये बताना चाहिए कि भैया फ्यूचर में ऐसी कोई लायबिलिटी इट मे अराइज, ऐसा हो सकता है कि अराइज हो जाए। तो कोई भी अगर आपकी बैलेंस शीट देखे, तो उसे पता होना चाहिए कि हाँ भाई फ्यूचर में ऐसी कोई लायबिलिटी आ सकती है। तो इसीलिए हमें ये दिखानी होती है। तो इसको क्या बुलाते हैं? कंटिजेंट लायबिलिटी। तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं हुई भाई, इसका मतलब जर्नल एंट्री नहीं हुई तो बुक्स में आया ही नहीं है। ये तो सिर्फ कहाँ आ गया? नोट्स में आ गया। समझ में आया मेरी बात? क्लियर? तो ये बेसिक चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। ये खास करके मैंने इसीलिए एक साथ कंपेयर करके बताया, ताकि आपके माइंड में ये क्लियर रहे। क्लियर है गाइस? तो आप एक काम कर सकते हो भाई, पहले एक बार इसकी प्लीज फोटो खींच लो। रुको, इसको थोड़ा और छोटा कर दूं। नीचे कुछ प्रोविजन और उसके एग्जाम्पल भी आ रहे हैं, एक साथ ही ले लो। आई थिंक बाद में आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हो। अभी एक साथ फोटो खींच लो, बाद में डिस्कस करते हैं क्या क्या नीचे जो लिखा हुआ है। चल सकते हैं आगे? चलो, ओके, वेरी गुड। ओके भाई, तो आपको प्रोविजन थोड़ा सा आइडिया हुआ प्रोविजन क्या होता है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या प्रोविजन बनाना मैंडेटरी है, जरूरी है? हाँ निशा?
या मर्जी है, ऑप्शनल है? सर मेरे हिसाब से ऑप्शनल। आपके हिसाब से ऑप्शनल है। तो भाई जितने लोग कहते हैं कि ऑप्शनल है, यानी जो लोग कहते हैं हम निशात के साथ हैं, तो वो प्लीज हैंड रेज करें। जितने लोग कहते हैं ऑप्शनल है, और ऑटोमेटिक मैं समझ जाऊंगा जितने हैंड रेज नहीं कर रहे वो कहते हैं कि मैंडेटरी है। तो दो में से एक ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, तो जो लोग कहते हैं ऑप्शनल है प्लीज रेज योर हैंड, और जो लोग कहते हैं ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, बनाना जरूरी है, तो कुछ नहीं करो। तो 3 जने हैं भाई। निशा तेरे साथ 2 ही जने हैं, दोस्त नहीं है तेरे यहाँ पे, अच्छे हैं। तो 2 ही जने तेरे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं हम तेरे साथ हैं। तो रजत और सचलिन कह रहे हैं कि भाई इट इज ऑप्शनल। तो मेजोरिटी विंस, यानी कि दिस इज मैंडेटरी। भाई निशा तो ऑप्शनल कैसे हो सकता है? अगर आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है और आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, प्रूडेंस तो कहता है ना भैया आपको बनाना ही पड़ेगा। अब अगर आप नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? सोच, अगर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपका 31 मार्च का, जो मार्च के महीने का है, अगर आप बुक नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट तो खराब नहीं हो जाएगा? आपका अक्रूवल बेसिस जो है, जो कहता है कि मार्च तक के महीने का सारा खर्चा बुक करा होना चाहिए, वो तो बुक ही नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ आ रही है निशा? सो इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी। आपको फॉलो करना पड़ेगा। इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स जो आपको फॉलो करने हैं अकाउंटिंग के। समझ आ रहा है मेरी बात? तो प्रोविजन बनाना जरूरी है, ये हमारी मर्जी नहीं है। इसीलिए, इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए इसको कहते हैं चार्ज। क्या वर्ड बोला मैंने? चार्ज। CHARGE। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है ना, आप चार्ज कर रहे हो, फोन को चार्ज करते हो, हाँ? तो इसको क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज का मतलब इट इज मैंडेटरी। देखो नीचे लिखा मिलेगा आपको, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस। चार्जिंग का मतलब ही क्या है? मैंडेटरी। इट इज मैंडेटरी इन नेचर। हमारी मर्जी नहीं है कि हम बनाए या नहीं बनाए, आपको बनाना ही पड़ेगा। क्लियर? समझ में आई मेरी बात? और यही सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है प्रोविजन और रिजर्व में। रिजर्व इज नॉट मैंडेटरी, रिजर्व हमारी मर्जी है। तो रिजर्व भी जरा समझते हैं पहले, लॉजिक क्या होता है रिजर्व का, और फिर इस बात पे आगे चलेंगे। ठीक है? रिजर्व होता क्या है, रिजर्व क्यों बनाते हैं? देखो निशाद बेटा, मान लेते हैं आप ओनर हो, ठीक है? आप ओनर हो बिजनेस के, ठीक है? अब जो भी आप कमा रहे हो साल के एंड में कहाँ पे जाएगा? वो किस अकाउंट में चला जाएगा? आपका कौन सा अकाउंट मेंटेन हो रहा है? बैलेंस शीट। हाँ, नहीं नहीं, आपका अकाउंट कौन सा मेंटेन हो रहा है? अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में आपके नाम से क्या अकाउंट आ रहा होगा? मैं अपने क्वेश्चन को ठीक करता हूँ। आप ओनर हो, आप अगर मैं बात करूं बिजनेस में, ओनर के लिए कौन सा अकाउंट खुलता है? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कहाँ से आ गया? तू क्वेश्चन को दोबारा सुन ध्यान से। जब आप बिजनेस की बुक्स बनाते हो तो ओनर के लिए किस नाम से अकाउंट खुलता है? पहले मैंने ठीक, कैपिटल। पहले मैंने ठीक से नहीं पूछा था, मैं मान रहा हूं, मैंने दोबारा कोशिश करी इसीलिए क्लेरिफाई करने की। चलो वेरी गुड, समझ में आ गया। तो बेटा जब आप बिजनेस की बुक्स बना रहे होगे, जो बिजनेस आप कैरी ऑन कर रहे हो, तो उसमें आपका अकाउंट किस नाम से आ रहा होगा? कैपिटल। अब जितनी भी चीजें आप कमा रहे हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, जो भी कमा रहे हो, सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर होता रहेगा? उस कैपिटल अकाउंट। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ता चला जाएगा, और जब आप वहां से विड्रॉ करोगे, पैसे विड्रॉ करोगे, तो आपका कैपिटल कम हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? समझ में आ रहा है सबको? तो कैपिटल अकाउंट आपका बढ़ता रहेगा। अब होगा क्या, अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए पूरे साल में, और सारा का सारा अमाउंट कैपिटल में डाल दिया कि हाँ जी 10 लाख रुपए कमाए, ये ओनर को बिलोंग करते हैं, 10 लाख रुपए कैपिटल बढ़ा दिया, तो ऐसे केस में ओनर कभी भी निकाल के लेके जा सकते हैं। और होगा क्या, अगर ओनर निकाल के लेके चला जाएगा और कल को पैसे की जरूरत पड़ेगी फर्म में, तो फर्म के पास तो पैसे ही नहीं होंगे, फिर क्या होगा? फिर फर्म कैसे चलेगी, बिजनेस कैसे चलेगा? कल को अगर मान लो आग लग गई, एकदम से कोई नुकसान हो गया, पैसे चाहिए उस समय, और फर्म में तो पैसा ही नहीं है, ओनर निकाल के ले गया। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर? तो यानी कि फ्यूचर में आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है, अलग अलग रीजन से। कैसे? पहला रीजन, कोई कंटिजेंसी हो गई। ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई कंटिजेंसी यानी कोई नुकसान आज हो जाए फ्यूचर में, किसी भी तरह का हो सकता है, आग लग सकती है, भूकंप आ सकता है। उसके अलावा मान लो जैसे अभी ये हुआ था ना, क्या हुआ था आपका, लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन लग गया तो उस समय आप कुछ अर्निंग तो नहीं रही, लेकिन लोगों को पैसे देनी है, सैलरी देनी है, तो कहाँ से दोगे? तो अगर आपने सेविंग्स नहीं करी होगी, बिजनेस में सेविंग नहीं होगी, बिजनेस में पैसा नहीं होगा, तो कहाँ से दोगे? समझ आ रही है मेरी बात? तो इन सब चीजों के लिए फ्यूचर में कोई भी इस तरह का नुकसान हो सकता है, उसको कहते हैं कंटिजेंसी, यानी फ्यूचर में किसी भी तरह का नुकसान। तो एक तो कंटिजेंसी के लिए पैसे चाहिए हो सकते हैं फ्यूचर में, प्लस दूसरा
आपका बिजनेस आपको एक्सपेंड करना हो, उसके लिए पैसे चाहिए हो सकते हैं। भाई आपने 10 लाख कमाए, सारा का सारा ओनर को ट्रांसफर कर दिया और ओनर लेके चला जाएगा, तो फिर बिजनेस बढ़ेगा कैसे? बिजनेस को बढ़ाने के लिए और पैसे लगाने पड़ते हैं कि नहीं? तो जो पैसे कमाते हो सारे के सारे ट्रांसफर नहीं करते, कुछ अलग से रखते रहे, हम इसको कुछ अलग से, ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूँ, कुछ अलग से रिजर्व करते रहते हैं, कुछ अलग से रिजर्व करके रखते रहते हैं। तो जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, हम उसमें से कुछ पोर्शन रिजर्व करके रख लेते हैं कि नहीं भाई हम ये ओनर को नहीं देंगे, ये हम बिजनेस के लिए ही आगे के लिए रख रहे हैं। जस्ट एज एग्जांपल, किस लिए रख रहे हैं? कंटिजेंसी के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो दीज कुड बी रीजंस जिसके लिए हम ये पैसा रख रहे हैं। हम अभी भी ओनर को नहीं दे रहे हैं, है ओनर का ही, लेकिन अभी ट्रांसफर नहीं कर रहे, नहीं तो ओनर तो निकाल के ले गया तो फिर जरूरत पड़ेगी तो कहां से लाएंगे। समझ आया मेरी बात? क्लियर हुआ? तो रिजर्व क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। रिजर्व इज सेटिंग असाइड ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन अलग करके रखना टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसीज और एक्सपेंशन प्लान्स। समझ आई बात? क्लियर है? तो इसको कहते हैं रिजर्व। क्लियर हो गया? अब रिजर्व क्या है? प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के अलग रखना। तो क्या ये जरूरी है रिजर्व बनाना? नहीं, जरूरी नहीं। तो रिजर्व बनाना मैंडेटरी नहीं है, हमारी मर्जी, हमें अगर लग रहा है तो हम रिजर्व बनाएंगे, अगर जरूरत नहीं है तो रहने देंगे। क्लियर हो गया? प्रोविजन मैंडेटरी है, रिजर्व मैंडेटरी नहीं है। ठीक है? प्रोविजन इज इन द नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज होता है मैंडेटरी, और रिजर्व इज इन द नेचर ऑफ एप्रोप्रिएशन। दूसरा वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ये तो सिर्फ प्रॉफिट में से हमने कुछ हिस्सा अलग करके रख दिया, दूसरा प्रॉफिट बांट दिया। ये भी ओनर को ही बिलोंग करता है, ध्यान से समझो। जो रिजर्व है ये भी ओनर को ही बिलोंग करता है। हाँ, अभी हम फिलहाल ओनर को नहीं दे, अगर कल को हमने इसका यूज नहीं किया, कोई कंटिजेंसी नहीं हुई, या कल को हमने एक्सपेंड नहीं किया, तो उठा करके ओनर को दे देंगे। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? तो प्रोविजन और रिजर्व में फर्क समझ में आना शुरू हुआ। प्रोविजन तो एक मैंडेटरी नेचर का है, रिजर्व वॉलेंटरी है। प्रोविजन एक एक्सपेंस के नेचर का है कि हाँ भाई हमें कोई एक्सपेंस फ्यूचर में करना है या कोई लॉस है फ्यूचर में जिसके रिगार्डिंग हम ये कर रहे हैं। रिजर्व का ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट है। रिजर्व किस लिए बना रहे हो? कि फ्यूचर में आप अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ा सको, अपना जो कैपेसिटी है उसको और अच्छा कर सको, उसको और स्ट्रॉन्ग कर सको। तो दोनों के नेचर में फर्क समझ में आया, प्रोविजन और रिजर्व के नेचर में? क्लियर है गाइस? तो जरा समझ लेते हैं एक बार कितने तरह के रिजर्व्स हो सकते हैं। तो पहले रिजर्व पे आते हैं, जरा कितने तरह के आ सकते हैं, एग्जांपल दिखा रहा हूं। देखो भाई, पहले रिजर्व के एग्जांपल देख लें, फिर बाकी जो मैंने प्रोविजन के लिखे थे वो भी देख लेंगे। सबसे पहले लिखा है जनरल रिजर्व। जनरल नाम से पता चल रहा है जनरल नेचर का है। हमने कुछ नहीं सोचा भैया कि स्पेसिफिकली इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, बस उठा करके कुछ हिस्सा हमने अलग रख दिया, जो प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ हिस्सा उठा करके अलग रख दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व। दूसरा क्या है? कंटिजेंसी रिजर्व। अगेन, हालांकि ये भी जनरल नेचर का है, इनमें कोई खास फर्क नहीं है जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी, बस नाम का फर्क है। कंटिजेंसी थोड़ा सा बस ये दिख जाता है कि फ्यूचर में कोई मुसीबत आ गई उसके लिए। जनरल में हमने किसी भी चीज के लिए हम बोल रहे थे, हालांकि दोनों को कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही जनरल नेचर के, सिर्फ नाम में फर्क है। जनरल नेचर, जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व दोनों का एक ही मतलब है, किसी भी जगह आप इस पैसे को लगा सकते हो, कोई स्पेसिफाई नहीं किया। क्लियर हुआ? समझ आई मेरी बात? इसी तरह और क्या हो सकता है? जैसे हमने बोला अभी तो हम प्रोविजन बना रहे थे, अब दूसरा क्या लिखा है? रिजर्व फॉर कोर्ट केस। अब ये रिजर्व कैसे बना रही है और इसमें क्या फर्क आया? अगर मान लो मेरा कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा फॉर द टाइम, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा, पर मुझे पता है कि कोर्ट केस भाई हो सकता है फ्यूचर में, तो एकदम से बाद में कोई मेरे ऊपर नुकसान आ जाए, एकदम से लायबिलिटी आ जाए, उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, यार क्यों ना मैं थोड़ा थोड़ा हर साल प्रॉफिट में से अलग रखता जाऊं, एक रिजर्व बना के चलूं, कि कल को अगर बाई चांस मुसीबत आई, कोई कोर्ट केस हुआ और मेरे अगेंस्ट गया, तो मैं इस रिजर्व को यूज कर सकूं। आ रही है बात समझ में? अगर कोर्ट केस हो गया है और आपको दिख रहा है कि आपकी लायबिलिटी आएगी, तब तो आप प्रोविजन बनाते हो। लेकिन अगर मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, मैं अपनी वॉलंटरीली अपनी मर्जी से बना रहा हूँ कि नहीं यार थोड़ा थोड़ा पैसा इसके लिए, तो एक तरह से रिजर्व क्या पता है, आप आसान भाषा में समझो, गुल्लक। रिजर्व क्या है? आपकी गुल्लक, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुल्लक में पैसे आपने वो पिक्चर देखी कौन सी थी उसकी, सलमान खान की और अक्षय कुमार की, जिसमें वो गुल्लक इकट्ठे करके रखता है सलमान खान। अरे देखी होगी, मैं बताता हूँ। मुझसे शादी करोगी? नहीं देखी? अरे याद करो यार, मुझसे शादी करोगे ऐसे करके आता है, गाना आता है। तो उसमें क्या होता है, वो एक सलमान खान बड़ी सारी गुल्लकें बना के रखता है, ये माँ के इलाज के लिए, ये बहन की शादी के लिए,
हाँ, याद आ रहा है? कुछ ऐसा सा कुछ होता है। तो आप अगर ऐसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुल्लक बना रहे हो तो वो स्पेसिफिक रिजर्व हो गया। समझ आ रही है? तो अगर मैं ये जो प्रॉफिट में से पैसे इकट्ठे करके अलग रख रहा हूँ, एक तो होता है मैंने एक सिंगल गुल्लक बना दी, जहां मेरा मन करेगा मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा, तो दैट इज काइंड ऑफ अ जनरल रिजर्व। और अगर आप स्पेसिफिकली गुल्लक बना रहे हो अलग अलग पर्पस के लिए, तो दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व। तो स्पेसिफिक रिजर्व किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बन रही है, जैसे कोर्ट केस होगा तो इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कैपिटल रिजर्व भी एक स्पेसिफिक नेचर का, कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट है वो इसके अंदर आएगा। समझ आया? थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मिलना शुरू हुआ रिजर्व क्या है और प्रोविजन क्या है। हाँ जी, पहले अभी तक के डाउट ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ ससली बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर जैसे आपने बताया कि प्रोविजन मैंडेटरी है, हाँ बेटा। बट जब हमने डिप्रिसिएशन किया था तो उसमें तो हमने विदाउट प्रोविजन करके भी किया है। हाँ तो हमने लेकिन एक्सपेंस तो बुक किया है। देखो मैं समझाता हूँ। प्रोविजन मैंडेटरी इन द सेंस के ओके मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। आई थिंक मैंने पूरी लाइन नहीं बोली। प्रोविजन इज मैंडेटरी इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। यानी जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आप ये नहीं देखोगे कि प्रॉफिट है तभी मैं प्रोविजन बनाऊंगा। चाहे प्रोविजन हो चाहे सॉरी चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रोविजन तो बनाना ही है एज पर अकाउंटिंग, हमें रिकॉर्ड करना ही करना है। लेकिन रिजर्व इज ओनली प्रिपेयर्ड या इज ओनली सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तभी रिजर्व बना सकते हो, अगर लॉस हो गया तो रिजर्व कैसे बनाऊंगा? समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो जब मैंने बोला मैंडेटरी, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि इट इज मैंडेटरी टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो आपको जैसे बाकी सारे अपने खर्चे रिकॉर्ड करने ही करने होते हैं। भाई आपका कोई खर्चा है, क्या आप ये बोल सकते हैं अरे मेरा लॉस हो रहा है, मेरा ना नुकसान हो रहा है, तो मैं ना ये खर्चा इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता? अरे कर सकते हो क्या कि मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, सॉरी मैंने तेरे से उधार पे परचेज करे गुड्स, लेकिन मैं ये परचेज रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ना नुकसान हो रहा है। ऐसे कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते भाई, रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। जितने भी खर्चे वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो उसी तरीके से प्रोविजन भी एक तरह का खर्चा है जिसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? लेकिन यस सर। लेकिन जो आपका रिजर्व है, रिजर्व अलग नेचर का। रिजर्व तो एक तरह की हमारी गुल्लक है भाई, आप जितने कमाओगे उसी में से तो पैसे डालोगे। अब मेरे पास 100 रुपए, 100 रुपए में से तो डालूंगा। क्या 100 रुपए 200 रुपए डाल सकता हूँ गुल्लक में? नहीं डाल सकता। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर? तो इसीलिए रिजर्व तभी आपका बन सकता है और उसी अमाउंट में से बन सकता है जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो मेरा ये जो बोलने का पॉइंट था वो एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ परीक्षा बताओ। सर सेम डाउट तो समझ नहीं आया मुझे, क्यों डेप्रिसिएशन का ऑप्शन था? मैंने नहीं, पहले बात हो रही थी मैंडेटरी का क्या मतलब है, कि मैंडेटरी है प्रोविजन बनाना, तो वो मैंडेटरी वाला पॉइंट समझ आया कि मैंडेटरी क्यों है। रिजर्व और प्रोविजन में फर्क क्या था कि प्रोविजन मैंडेटरी है। वो मैंडेटरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करना ही है, आपको प्रोविजन बनाना ही है। ठीक है? और दूसरा क्या था? अगर हम बात कर रहे हैं कि रिजर्व, रिजर्व को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे या रिजर्व तभी बनाएंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। ये क्लियर हुआ पॉइंट? ये क्लियर है? अब सवाल आप कर रहे थे, अब आपका सवाल दूसरा है। आपका सवाल है सर हमने दो मेथड सीखे थे, एक मेथड में तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे थे, दूसरे मेथड में हम सीधा डेप्रिसिएशन लिख रहे थे, है ना? सो दीज आर टू डिफरेंट मेथड्स, पर एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही मेथड में हम खर्चा तो बुक कर रहे हैं। भाई हम अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी कर रहे हैं और सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। चाहे आप डेप्रिसिएशन के मेथड से करो चाहे प्रोविजन के मेथड से करो, दोनों ही केस में आप खर्चा तो रिकॉर्ड कर ही रहे हो। समझ आए मेरी बात? क्लियर हुआ? ठीक है? लेकिन रिजर्व आपकी मर्जी है, आप बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहो तो मत। आज ही गए, चल सकते हैं आगे। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा आई थिंक क्लैरिटी मिलनी चाहिए यहाँ पे कि प्रोविजन क्या है, रिजर्व क्या है, ये थोड़ा सा पता चलना चाहिए। आगे चलते हैं जरा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको पढ़ते हैं जरा। तो यहाँ कुछ प्रोविजंस के एग्जांपल्स दे रखे हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये मैंने बता ही दिया। प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वो खर्चे हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं। जैसे मैंने रिपेयर करा लिया, 31 मार्च आ गई, बिल नहीं आया। समझ में आ रहा है? मैंने रिपेयर वाले को बुला रखा था, अपनी दीवारें टूटी फूटी हो रही थी, मैंने टूट फूट करा ली, सही करा लिया, अभी काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, वो बिल देगा मुझे जब खत्म होगा। तो क्या मैं इस साल कुछ भी खर्चा बुक नहीं करूंगा? करना तो पड़ेगा ना भाई मुझे। भाई जितना 31 मार्च तक का खर्चा बनता है उतना तो बुक करूंगा ना, तो फिर क्या बनाऊंगा? प्रोविजन बनाऊंगा। इसी तरह से प्रोविजन फॉर टैक्स, जब साल खत्म हो जाता है तो इस साल जो इनकम कमाई उसके ऊपर मुझे टैक्स देना है फ्यूचर में,
ठीक है। अब वो जो टैक्स है अब डिटरमाइन होगा कि फाइनली कितना टैक्स देना है जब मेरी बुक्स फाइनल हो जाएंगी उसके बाद। पर अभी अगर मैं 31 मार्च पे रिकॉर्ड करना चाहूँ तो कैसे करूँ, तो फिर एस्टिमेट बेसिस पे करूंगा, तो अगेन क्या बनेगा, प्रोविजन। क्लियर हुआ गाइस, समझ में आई मेरी बात। तो ये एग्जांपल्स हैं प्रोविजंस के। तो आपके पास क्वेश्चन अगर 1 मार्कर की बात करें तो आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व, इज प्रोविजन अ चार्ज, या इस क्या बोलते हैं रिजर्व अ चार्ज, इज प्रोविजन एन एप्रोप्रिएशन, इज रिजर्व एन एप्रोप्रिएशन। तो 2 वर्ड बोल रहा हूँ, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज मैंडेटरी हो गया और एप्रोप्रिएशन इज वॉलंटरी। एप्रोप्रिएशन का तो एक्चुअली मतलब होता है कि उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, कि उस पैसे को कहाँ लेके जाए। क्लियर, चलो भाई तो आगे चलते हैं। ये एक बार आप रीडिंग करना, ऑब्जेक्टिव फीचर्स, ये सिंपल सी चीजें हैं, इसमें मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पर रीडिंग करना, कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझे बताना। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। तो प्रोविजन के लिए वर्ड क्या है, चार्ज, और रिजर्व के लिए क्या है, एप्रोप्रिएशन। किस लिए बनाते हैं, देखो क्या लिखा है, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की पोजीशन अच्छी हो। पर जितना पैसा बिजनेस में लगेगा बिजनेस उतना ही बढ़ेगा ना, समझ आ रहा है। या किस लिए हो सकता है कि अगर कोई हम लाइबिलिटी के लिए पैसा इकट्ठा करके रखना चाह रहे हैं, जैसे अभी हमने कहा था कि कोर्ट केस की बात कर रहे थे, कोर्ट केस अभी हम हारे नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कोई नहीं फिर भी हम रख लेते हैं, बाद में बाई चांस कभी जरूरत पड़ी तो काम आ जाएगा, तो ऐसे केस में रिजर्व बनता है। क्लियर। अच्छा, रिजर्व और रिजर्व फंड में क्या फर्क होता है, जरा ये समझते हैं। फंड अगर साथ में लग जाए तो उससे क्या मतलब है, तो गाइस ध्यान देंगे जरा। अभी मैं बोल रहा था एक हमने जनरल रिजर्व बनाया, तो जनरल रिजर्व बनाने के लिए एंट्री क्या करी, एंट्री सीखी थी अपने रिजर्व की, नहीं सीखे ना अभी, प्रोविजन की एंट्री तो सीख ली, जरा देखें। देखो भाई प्रोविजन की एंट्री तो आपने सीख ली थी कैसे होती है, जरा रिजर्व की एंट्री भी सीख लो। तो इफेक्टिवली प्रोविजन की एंट्री हो रही थी P&L टू प्रोविजन, रिजर्व की एंट्री क्या होती है, P&L टू रिजर्व। जो भी रिजर्व है उसका नाम आ जाएगा, अगर जनरल रिजर्व है तो टू P&L टू जनरल रिजर्व, और अगर जो भी कंटिजेंस कोई भी जो भी नाम है, जिस भी नाम का रिजर्व बना रहे हो वो रिजर्व की जगह उस वो पूरा नाम आ जाएगा। तो आप एंट्री ये करते हो। क्या इसमें कहीं फिजिकल मूवमेंट हो रही है कैश की, अगर आप ध्यान से समझो। हाँ, पैसा तो घर के मतलब बिजनेस के बिजनेस में ही है, टू कैश तो कहीं आया है नहीं। क्या मैंने टू कैश किया, कहीं नहीं किया, बस मैंने एक नोशनल एंट्री कर दी ये दिखाने के लिए कि सारा पैसा अवेलेबल नहीं है ओनर के पास। दिस इज कॉल्ड नोशनल एंट्री, कि मैंने सिर्फ एक दिखा दिया है एंट्री करके कि इतना पोर्शन रिजर्व के लिए अलग से हमने रख लिया, पर फिजिकली क्या कैश मैंने कहीं मूव किया नहीं, कैश तो अपने बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ होगा, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है। ये बात समझ आ रही है, बहुत टेक्निकल बात है ये वाली जो मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा बेटा इस पॉइंट पे। आपने ये जो एंट्री करी, आपने दिखा जरूर दिया कि प्रॉफिट में से, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट कर रहा हूँ, इसका मतलब प्रॉफिट में से कुछ परसेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ रिजर्व, तो जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही ट्रांसफर होगा वो ओनर के अकाउंट में, यानी कैपिटल में। ठीक है, लेकिन फिजिकल मूवमेंट कैश की नहीं हुई, यानी पैसा अभी भी हमारे ही बैंक अकाउंट में है, बिजनेस में ही लगा हुआ। जैसे जब आप अपनी गुल्लक पे पैसे डालते हो तो वो गुल्लक तो आप ही के पास है कि नहीं है, वो गुल्लक तो आप ही के पास है भाई, आपने चाहे वो अलग अलग गुल्लक में डाल दिए पर है तो आप ही के पास। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार अगर मेरे पास पैसा रहेगा मैं तो कल को वो गुल्लक तोड़ करके, कल को मैं वो गुल्लक तोड़ करके पैसा कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूँ, कल को मेरी नीयत खराब हो गई तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं ऐसा चाहता ही नहीं कि पैसा भी मेरे पास रहे, तो आप क्या करोगे, उस गुल्लक में डालने की जगह क्या करोगे, एक कहीं और उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे कि भाई ना होगा मेरे पास, ना मैं उसको तोड़ूंगा, ना मैं यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में आप पैसा अपने पास से कहीं बाहर इन्वेस्ट करो। तो जब आप कहीं बाहर इन्वेस्ट करते हो पैसा, तब ऐसे केस में हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, रिजर्व की जगह इसको बुलाते हैं रिजर्व फंड। तो फंड वर्ड आगे लग जाता है, तो फंड वर्ड आगे क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो रिजर्व में रिजर्व बनाया था, अब उसका पैसा आपने कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया है, आउटसाइड ऑफ योर बिजनेस। अगर मैंने बाहर इन्वेस्ट किया होगा तो उसके साथ में एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी, जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है वहां इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी मेरी, वो तो कैश या बैंक। तो ये जो रिजर्व की एंट्री है वो तो होगी होगी, साथ में ये आ जाएगा, और इसका नाम चेंज हो जाएगा, रिजर्व की जगह रिजर्व फंड कर दूंगा, तो फंड वर्ड आगे एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात, ये थोड़ी टेक्निकल बात है जो मैं बता रहा हूँ, हर किसी को नहीं पता होती और हर कोई समझ नहीं पाता, तो अगर नहीं आ रहा एक बार में समझ में तो परेशान मत होना, ठीक है। हाँ सचली बताओ बेटा क्या डाउट है। सर रिजर्व हमारे लिए क्या है, मतलब एसेट लायबिलिटी में से? हाँ रिजर्व क्या है भाई, प्रोविजन तो लाइबिलिटी था, रिजर्व भी लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है,
रिजर्व क्या रिप्रेजेंट करता है समझो, ओनर का पैसा। भाई ये जो भी प्रॉफिट कमाया था ये किसको बिलोंग करता है, ओनर को। आपने कैपिटल में ट्रांसफर करने की जगह फिलहाल रिजर्व में डाल दिया है। अगर कल को ये रिजर्व का पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वापस ओनर को ही देना पड़ेगा। तो इट इज अ लायबिलिटी फॉर यू, दिस डज नॉट बिलोंग टू बिजनेस, दिस बिलोंग टू ओनर। आ रही है बात समझ में? ये तो आपने सेट असाइड करके रख लिया है फॉर फ्यूचर पर्पसेस। तो दिस इज ऑल्सो लायबिलिटी। तो ये कॉमन चीज है, प्रोविजन भी लायबिलिटी होती है और रिजर्व भी लायबिलिटी होती है। लॉजिक समझ आया लायबिलिटी क्यों है? क्लियर Yes, हुआ? sir. चल सकते हैं आगे, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? हाँ बेटा परीक्षा कुछ कह रहे हो? जल्दी से फिर आगे सर बढ़ते ये हैं। इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए। बेटा इन्वेस्टमेंट वाली चीज मैंने बताई थी कि एक होता है रिजर्व, एक होता है रिजर्व फंड। तो वर्ड फंड कब लगता है आगे, जब आप पैसा बाहर कहीं इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो इन्वेस्ट करोगे बाहर तो एक एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट टू कैश या बैंक, जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो। और फिर रिजर्व की जगह रिजर्व का नाम क्या हो जाएगा, टू रिजर्व फंड। तो फंड वर्ड आगे लग जाएगा तो वो रिप्रेजेंट करता है कि पैसा आपने कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा आपके बिजनेस में नहीं है, कहीं बाहर इन्वेस्टेड। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, क्लियर? चलो सर आगे। कहाँ से आवाज आई भाई? हाँ निशा बताओ बेटा। इन्वेस्ट किया तो मतलब उसका समझ में नहीं आया, जिससे हम उसको कभी भी बेटा हमारा उस पर राइट तो नहीं, तो जैसे अभी तो तू अपनी गुल्लक में डाल रही थी ना, अपने पास रख रही थी उस पैसे को। अब मैंने क्या करा, मान ले मैंने एक अलग ही अकाउंट खोल दिया। ठीक है, बैंक में मान ले मैंने एक अलग अकाउंट खोल दिया जिसका मैंने स्पेसिफिकली रख दिया कि भैया इसका पैसा सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ सिस्टर के लिए, जो सिस्टर की शादी करनी है। या फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ चल बैंक पे भी क्या रखना, मैंने कहीं और एफडी करा दी। यानी कि वो पैसा मेरे पास नहीं है, अब वो पैसा मैंने बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा बिजनेस में नहीं। ठीक है, कल को जब जरूरत पड़ेगी, जो पर्पस था उस पर्पस के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, वापस पैसा आएगा, उस पर्पस के लिए यूज करेंगे। सर तो राइट तो होगा ना उसको हमारा। अब बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट तो आप ही की है भाई। ठीक है, तो फर्क सिर्फ वही है ना, जैसे घर पे नहीं करते, कई बार आपने देखा हो घर पे पैसा नहीं रखते लोग, क्या करते हैं, एफडी करा दी या उस पैसे को कहीं और कर दिया, मकान खरीद लिया। तो घर पे रखेंगे तो पता है खर्च हो जाएगा, बस वो वाला सीन। ठीक है, हाँ जी। अब जल्दी जल्दी करते हैं, देखो अब रिजर्व कितने तरह के होते हैं, रिजर्व कितने तरह के होते हैं। तो मैंने आई थिंक ग्राफ बनाया हुआ है, देखो जरा, नहीं बनाया क्या? आई थिंक नहीं बनाया। तो रिजर्व कितने तरह के बेटा, ब्रॉडली रिजर्व पहले दो तरह के हैं, ध्यान से देखो। कौन कौन से रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व होता है जो आप रेगुलर बेसिस पे जो बिजनेस करते हो। आपने रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस तो पढ़ा था ना, इसी तरह रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट पढ़ी थी, है ना, टर्म्स कराते वक्त। तो जो आप रेगुलर बेसिस पे जो पैसे कमा रहे हो, जो प्रॉफिट कमा रहे हो, जो आपका रेगुलर काम है उससे जो प्रॉफिट कमा रहे हो, जैसे मैं अपना ये जो सोफा बेच करके पैसे कमा रहा हूँ, जो मेरा सोफा बेचने का काम है, तो उससे जो पैसे कमा रहा हूँ, वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, उस प्रॉफिट से अगर मैं रिजर्व बनाता हूँ तो वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिजर्व। समझ आई बात? यानी जो रेगुलर बेसिस पे मैं पैसे कमा रहा हूँ, जो रेवेन्यू नेचर का है, वहां से पैसे कमा रहे हैं, उस पैसे को अगर मैं रिजर्व में डालता हूँ तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। और अगर कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ मुझे, जैसे भाई मेरा बिजनेस तो है किसका, फर्नीचर खरीद के बेचने का, लेकिन मान लो मैंने कोई बिल्डिंग बेची, मेरे पास बिजनेस में कोई बिल्डिंग थी, मैंने उस बिल्डिंग को बेचा, उससे कोई मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, दैट इज नॉट माई रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो उससे कोई प्रॉफिट हुआ, अगर उसको मैं रिजर्व में डालता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व। यानी कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट्स कैपिटल नेचर ऑफ प्रॉफिट। समझ आया मेरी बात? तो सबसे पहली चीज तो दो तरीके से डिवाइडेड है, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व फर्दर दो तरह से डिवाइडेड है, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। ये मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। जनरल यानी जिसमें हमने कोई पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे आपके दो नाम बोले थे, जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व, बोला था ना, यहाँ कोई पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है, वो जो रिजर्व बना रहे हैं वो हम कहीं भी यूज करेंगे, यानी हमने गुल्लक के ऊपर नाम नहीं लिखा है कि हम किस पर्पस के लिए यूज करने वाले। ठीक है, और स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, नाम दे दिया, जैसे आप ये नाम देख रहे हो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगेन आपको अभी समझने की जरूरत नहीं कि रिजर्व होते क्या है, मैं अभी समझा भी नहीं पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, ये सब 12th में आएगा। ठीक है, इसके पीछे समझाने बैठूंगा तो फिर पूरी एक क्लास निकल जाएगी। तो फिलहाल तो अपने को इसका नाम याद रखने पड़ेंगे कि ये जितने भी इस तरह के, जहां भी स्पेसिफिक नाम आ गया ना, कोई जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व को छोड़ के जितने भी रिजर्व है सारे क्या होंगे, स्पेसिफिक रिजर्व। क्लियर?
तो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, पहले टाइप्स ऑफ रिजर्व में रेवेन्यू और कैपिटल रिजर्व, फिर रेवेन्यू रिजर्व को फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जनरल एंड स्पेसिफिक रिजर्व। समझ आई मेरी बात? क्लियर? लास्ट पार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास खत्म, हिडन रिजर्व। अब ये क्या होता है? हिडन रिजर्व। हिडन रिजर्व का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था रिजर्व कहाँ आते हैं निशा, रिजर्व्स कहाँ आते हैं? अभी किसी ने पूछा था। सर एंट्री रिजर्व्स हमारी बुक्स में कहाँ पे दिखाई देता है? हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? रिजर्व्स हमारी बुक्स में कहाँ आता है? हाँ ईशा। सर लायबिलिटी। लाइबिलिटी में। तो निशात कहाँ आता है हमारा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। प्रोविजन और रिजर्व्स दोनों ही कहाँ आते हैं? लाइबिलिटी। तो अगर हमने कोई रिजर्व बनाया तो हमें दिख जाएगा ना लाइबिलिटी में। तो ये तो किसी से नहीं छुपा, दिस इज नॉट हिडन, एनीवन कैन सी दिस रिजर्व। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर हम नॉर्मल रिजर्व की बात करते हैं तो नॉर्मली रिजर्व तो एपरेंट होता है, दिखाई देता है। तो भाई ये हिडन रिजर्व क्या है, ये नई चीज क्या है? तो जरा समझते हैं। अब अगर हम ऐसी सिचुएशन चाहते हैं, ध्यान से सुनना गाइस, अगर हम चाहते हैं कि हम रिजर्व बना भी ले लेकिन किसी को दिखाई ना दे, तो ये कैसे हो सकता है? अब सुनना जरा, कैसे हो सकता है? हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, मान लेते हैं बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं। हमने डेप्रिसिएशन का रेट तो सीखा है ना कैसे निकालते हैं, कि हम देखते हैं यूजफुल लाइफ क्या है और स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, उसके हिसाब से निकालेंगे कि हमें कितना डेप्रिशिएट करना चाहिए। तो हमने देखा कि 10% हमें इसको डेप्रिशिएट करना चाहिए हर साल, तब जाकर के जो यूजफुल लाइफ है उसके हिसाब से ही डेप्रिशिएट हो जाएगा। अब हमने सोचा यार कि 10 की जगह इसको 15% डेप्रिशिएट कर दे, तो सोचो ध्यान से, अगर 15% डेप्रिशिएट करोगे तो 5% का एक्सपेंस एक्स्ट्रा बुक कर रहे हो कि नहीं कर रहे अपनी बुक्स में? भाई जहां 10% डेप्रिशिएट करते हैं, मान लो एक 10 लाख का एसेट था, 10 लाख के एसेट का 10% होता है 1 लाख। आप 1 लाख की जगह कितना, 15 लाख रुपए, सॉरी 1,50,000 रुपए, 10 लाख के एसेट पे 1,50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दो। 1 लाख की जगह 1,50,000 का डेप्रिसिएशन लगा दो, यानी 50,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा रहे हो कि नहीं? और डेप्रिसिएशन खर्चे साल के एंड में कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि आप एक तरह से 50,000 का खर्चा एक्स्ट्रा बुक करोगे, तो यानी आप क्या दिखा रहे हो? 50,000 से अपना प्रॉफिट कम दिखा रहे हो। आ रही है मेरी बात समझ में? इंस्टेड कि मैं 50,000 इसको अलग से रिजर्व के नाम से ट्रांसफर करता, हमने क्या कर दिया? डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा दिया। अब क्या होगा? कोई भी बुक्स उठाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि 50,000 का डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा रखा है। और एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? हम एक तरह से इसको अलग से सेट असाइड करते जा रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? भाई आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 50,000 से कम होता जा रहा है, तो ओनर के पास जब प्रॉफिट जाएगा तो 50,000 से पहले ही कम हो चुका होगा, ठीक है? तो इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं? हिडन रिजर्व। तो हिडन रिजर्व क्या है? एक तरह से एक इस तरीके से आप प्रॉफिट को कम करते जा रहे हो कि वो रिजर्व नहीं बन रहा, वो कहीं रिजर्व दिखाई नहीं दे रहा, बट हाँ पैसा अलग इकट्ठा होता जा रहा है। क्लियर हुआ? टेक्निकली अगर देखा जाए तो दिस इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग दी अकाउंटिंग। टेक्निकली तो गलत है ना भाई, जितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए उतना बनना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? तो टेक्निकली अगर आप मेरे से पूछोगे तो टेक्निकली और लीगली दिस इज नॉट अलाउड, आपको हिडन रिजर्व बनाने का परमिशन नहीं होता। तो आप थ्योरेटिकली इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, प्रैक्टिकली ऐसा कॉन्सेप्ट अवेल नहीं करता, जितना आपका डेप्रिसिएशन बनता है आप उतना ही लगाते। क्लियर हुआ? और भी तरीके हैं डेप्रिसिएशन का, मैंने एक तरीका बताया, और भी तरीके हैं, पर वो सारे तरीके अभी आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है साल के एंड में वो नहीं सीखे। तो आप इसको पढ़ो जरूर, ये चीजें आप याद कर सकते हो, लेकिन अभी आप समझ नहीं सकते जब तक वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला स्टेज नहीं आएगा, तो मैं नहीं समझा। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो आपने क्या करना है अब? आपका ये वाला चैप्टर खत्म, मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म। प्रोविजन और रिजर्व छोटा सा चैप्टर था, इसके अंदर यही था। सबसे पहले आई नो कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी इसके अंदर, तो आपने क्या करना है बेटा? सबसे पहले शांति से अभी जब क्लास खत्म होगी थोड़ा सा ब्रेक लेना है, और फिर अगर आज ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो आज ही इस चैप्टर को रीड कर लेना। याद ही नहीं करना है, रीड करना है, गो थ्रू करो, जो समझ नहीं आ रही लाइन अंडरलाइन करते चलो, जो मतलब समझ नहीं आ रहा, जो लाइन समझ नहीं आ रही अंडरलाइन करते चलो। और जितनी बातें मैंने आज बताई हैं कोशिश करो उसको अपने वर्ड्स में, चाहे हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिखो, अपने वर्ड्स में उसको लिखो। अभी तो याद है, ताजा ताजा है, लेकिन जैसे ही आपका 2 दिन 4 दिन हफ्ता 2 हफ्ते निकलेंगे ना, फिर भूलना शुरू हो जाओगे, फिर कहोगे यार तुमने क्या बताया था। और उस समय फिर वीडियो देखने में भी आलस आता है,
तो अभी जितनी चीजें ताजा है ना, लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में ये सारी चीजें फिर बाद में परेशान कर, ठीक है। तो आपने एक क्या काम करने हैं, 2 काम, सिर्फ 2 होमवर्क दे रहा हूँ, कोई और होमवर्क नहीं है। एक तो इसको गो थ्रू करना है पूरे चैप्टर को, जो चीज समझ नहीं आ रही उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना है कि सर इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, समझ नहीं आया, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या समझ नहीं आया, ठीक है। क्लियर है। और जो चीजें मैंने अभी बताई हैं, जो आपको अभी याद है, उनको अपने वर्ड्स में लिख लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत करेगा। क्लियर है गाइस, ठीक है। कोई डाउट अभी तक जितना बताया तो मुझे बताओ भाई, अगर कोई डाउट है तो हम डिस्कस करते हैं, नहीं तो फिर हम क्लोज करते हैं आज की क्लास। क्लोज कर सकते हैं, सबको क्लियर है? चलो ग्रेट, तो आज की क्लास क्लोज करते हैं बेटा। इसको पढ़ो एक बार, और आपका विद दिस, अच्छा एक बात और, विद दिस आपका ये टर्म 1 का सारा सिलेबस खत्म हो गया। टर्म 1 का तो अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में रख रहा हूं जो भी आपके डाउट्स हो उसके लिए, और सैटरडे की क्लास नहीं होगी, सैटरडे में टेस्ट होगा। तो सैटरडे को मैं कुछ भी टेस्ट ले सकता हूं टर्म 1 से रिलेटेड, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू करो, आपके पास मौका है, आपको मैं टाइम दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास सिर्फ डाउट क्लास रखूंगा, नेक्स्ट क्लास किसी भी चैप्टर का डाउट हो, पहली प्रेफरेंस मिलेगी जो अभी रिसेंटली हमने चैप्टर्स करे हैं रिवर्स में, यानी जो रिजर्व और प्रोविजन है, देन उसके अलावा आपने किया डेप्रिसिएशन, उनमें कोई डाउट हो पहले उसको लेंगे, उसके बाद फिर जितने भी और चैप्टर्स हमने करे उसमें कोई भी डाउट हो, यू कैन टेक दोज डाउट्स एंड डिस्कस विद, ठीक है। और वेट नहीं करना है क्लास का, डाउट पहले भी भेज सकते हो। तो जितने डाउट हमारे सॉल्व हो जाएंगे क्लास से पहले, वी विल ट्राई टू सॉल्व देम ऑन लेट्स से व्हाट्सएप या फोन। बट हाँ, जो नहीं हो पाएंगे, जो टाइम चाहिए होगा, या कोई ऐसे डाउट्स होंगे जो मुझे लगेगा नहीं क्लास में डिस्कस करना है, तो विल डिस्कस इट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आई एम रिजर्विंग फॉर डाउट सेशन, एंड सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्लियर है गाइस, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय बाय। हाँ रजत, टेस्ट ओवरऑल होगा, रिटर्न होगा? रिटर्न होगा भाई, ओरल क्यों होगा। ओके सर। मैं कौन बनेगा करोड़पति खेलूंगा, लेकिन लिख करके, बोल करके नहीं, मैं अमिताभ बच्चन नहीं बनूंगा। एमसीक्यूज ही होगा ना? हाँ, एमसीक्यू की फॉर्म मिलेगी, ठीक है। अभी एमसीक्यू वाला ही रखेंगे, और मैं आपसे फुल फ्लेजेड वाला नहीं ले रहा हूँ। एमसीक्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू आपके कईयों के पेपर हो रहे हैं या होंगे, तो एमसीक्यू ही हो रहे हैं मोस्टली, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू कीप इट इन द एमसीक्यू फॉर्म। जिनके नहीं हुए खास करके उनके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ, उनकी एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है गाइस। और उसके बाद अगर आप चाहते हो तो हम पूरा पूरा फुल फ्लेजेड वाले टेस्ट भी लेंगे, ऐसी बात नहीं, अगर चाहोगे तो वो भी रख लेंगे। बट फिलहाल अभी सैटरडे वाला तो एमसीक्यू करते हैं, फिर देखते हैं। चलो, ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।